मिलेगी। इनफैक्ट कुछ जगह में आपको लगेगा कुछ चीजों को हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में और आसानी हो और रिफाइनमेंट हो। तो दोस्तों, मेरा जो ऑब्जर्व प्रोसेस का जो वेरिएशन होता है, इसको हम ब्रॉड लेवल में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्चुअल प्रोसेस का वेरिएशन और मेजरमेंट का वेरिएशन। यानी कि मैं जब बोलता हूं कि मेरा जो प्रोसेस है, लेट्स से मेरा मशीनिंग प्रोसेस है, तो मशीनिंग प्रोसेस हो रहा है, तो मशीनिंग प्रोसेस होने के बाद मैं पार्ट्स को चेक करता हूं, क्योंकि प्रोसेस के वेरिएशन को बताने का तरीका मेरा क्या है, मैं पार्ट्स को चेक करूंगा, पार्ट्स को चेक करके रीडिंग लूंगा और मैं बताऊंगा कि मेरा प्रोसेस में वेरिएशन कितना है। अब जो पार्ट्स को चेक करके मैं जो रीडिंग ले रहा हूं, यानी कि उसमें मेरे मेजरमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व है, तो मेरे प्रोसेस का वेरिएशन में जो बता रहा हूं, उसमें प्रोसेस का वेरिएशन एक्चुअल तो है ही, साथ ही साथ मेरे मेजरमेंट सिस्टम का वेरिएशन भी इंक्लूडेड है। यानी कि मेरे ऑब्जर्व प्रोसेस के वेरिएशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक्चुअल प्रोसेस वेरिएशन एंड मेजरमेंट वेरिएशन। और एक्चुअल प्रोसेस के वेरिएशन को हम अगेन थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेरिएशन, शॉर्ट टर्म प्रोसेस वेरिएशन और वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू इंस्पेक्टेड सैंपल। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब हो गया यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म का प्रोसेस कैपेबिलिटी आप स्टडी करते हैं, आप लॉन्ग टर्म का प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी करते हैं। ये जो हो गया मेरा प्रोसेस का वेरिएशन, ये एसपीसी का पार्ट हो गया। शॉर्ट टर्म के प्रोसेस वेरिएशन के स्टडी के लिए हम सीपीसीटी के स्टडी करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम पीपी और पीपी के स्टडी करते हैं। और थर्ड एलिमेंट जो हो गया वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू इंस्पेक्टेड सैंपल, यानी कि जो आपने सैंपल इंस्पेक्शन किया है उसमें कितने वेरिएशन आ रहे हैं, उसमें अपने आप में कितने वेरिएशन आ रहे हैं, वो हो गया उसका स्टडी। सेकंड पार्ट जो हो गया दोस्तों, हो गया मेरा मेजरमेंट का वेरिएशन। अब मेजरमेंट का जो वेरिएशन हो गया, इसको अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएशन ड्यू टू गेज एंड वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे मेजरमेंट सिस्टम में वेरिएशन तो है, लेकिन इसको इंस्पेक्शन करने के लिए जो मैं इंस्ट्रूमेंट या गेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर इंस्ट्रूमेंट या गेज में ही अपने आप में वेरिएशन हो, उसमें ही खराबी हो, तो उसका कंट्रीब्यूशन एक हो गया। दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जो ऑपरेटर या जो इंस्पेक्टर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कि हम एमएससी की भाषा में अप्रेजर भी कहते हैं। यहाँ पर वैसे ऑपरेटर लिखा हुआ है, वैसे आने वाले टाइम में आप अप्रेजर भी सुनेंगे। दोस्तों, वेरिएशन ड्यू टू गेज जो है, वेरिएशन ड्यू टू गेज के लिए हम लोग चार स्टडी कर सकते हैं, रिपीटेबिलिटी, कैलिब्रेशन, स्टेबिलिटी और लिनियरिटी। यानी कि चार स्टडी से हम जान सकते हैं मेरे गेज में कितने वेरिएशन हो रहे हैं। और मेजरमेंट वेरिएशन का मेरा दूसरा एलिमेंट हो गया वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर, यानी कि गेज के वजह से या इंस्ट्रूमेंट के वजह से जो वेरिएशन होगा वो मेरे चार हो गए। और यहाँ पर आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं, वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर जो हो गया अंडरलाइन में है और रिपीटेबिलिटी भी अंडरलाइन में है। तो रिपीटेबिलिटी और ये हो गया मेरा वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर्स रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जो हम गेज आरएनए स्टडी करते हैं बेसिकली होता है रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी स्टडी। दोस्तों, मेरा जो ऑब्जर्व प्रोसेस का जो वेरिएशन होता है या सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा हम जानते हैं दोस्तों होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वो होता है वेरिएंस, है ना। तो मेरे ऑब्जर्व प्रोसेस का जो वेरिएंस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल प्रोसेस का वेरिएंस प्लस मेजरमेंट सिस्टम का वेरिएंस। हम दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि एक्चुअल प्रोसेस का वेरिएंस को और मेजरमेंट सिस्टम के वेरिएंस को ऐड करेंगे, तो निकलेगा मेरा ऑब्जर्व प्रोसेस का वेरिएंस। और मेजरमेंट सिस्टम के वेरिएंस को स्टडी करने के लिए हम रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के वेरिएंस को ऐड कर लेंगे, तो निकलेगा मेरा मेजरमेंट सिस्टम का वेरिएंस। दोस्तों, हमारा मेजरमेंट्स एरर स्टडी में हम क्या करते हैं, हम टिपिकली रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी स्टडी करते हैं, जिसे हम गेज आरएनए स्टडी पॉपुलरली कहते हैं। इज आवर डेटा एक्यूरेट? क्या दोस्तों हमारा डेटा एक्यूरेट है? दोस्तों, मेरा जो गेज आरएनए स्टडी होता है, ये एक तरीका होता है जिससे कि मैं रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी मेरे मेजरमेंट सिस्टम का मैं जान सकता हूं, और मैं ये स्टडी कर सकता हूं क्या मेरे मेजरमेंट सिस्टम में जो वेरिएशन है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है कि नहीं है। यानी कि गेज आरएनए स्टडीज आर कैरिड आउट इन ऑर्डर टू डिस्कवर हाउ मच ऑफ द प्रोसेस वेरिएशन इज ड्यू टू द मेजरमेंट डिवाइस एंड मेजरमेंट मेथड। यानी कि मैं जानता हूं कि मेरे जो प्रोसेस में जो वेरिएशन आएंगे, उस वेरिएशन में मेरे मेजरमेंट सिस्टम का कंट्रीब्यूशन तो रहेगा ही। यानी कि मैं इससे ये जान सकता हूं कि मेरे प्रोसेस में जो वेरिएशन है वो मेजरमेंट सिस्टम के वजह से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और मेजरमेंट सिस्टम में फर्दर ऑपरेटर के वजह से और गेज के वजह से कितना वेरिएशन आ रहा है।
तो दोस्तों हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में जाना, हमने ये भी जाना कि दे आर नॉट द सेम, दोनों बराबर नहीं है। तो दोस्तों हमने समझ लिया कि एक्यूरेसी प्रिसीजन दोनों सेम नहीं है। तो मेरे मेजरमेंट सिस्टम में जब एक्यूरेसी एरर आएगी तो उसके वजह से क्या होगा दोस्तों, उसके वजह से मेरा लोकेशनल एरर होगा। अब ये लोकेशनल एरर क्या है इसको भी जानते हैं, यानी कि मेरे मेजरमेंट सिस्टम में लोकेशनल एरर भी होगा जो कि होगा एक्यूरेसी वजह से, और प्रिसीजन के वजह से मेरा होगा स्प्रेड एरर। स्प्रेड एरर को हम बाद में जानेंगे, पहले समझते हैं लोकेशन एरर को। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दो हिस्टोग्राम या दो कर्व आप देख रहे हैं, जो कि बेल शेप कर्व है ना। यहाँ पर जो देख रहे हैं इसका सेंटर जो है ये है, और दूसरे वाले का सेंटर जो कि डॉटेड लाइन में है यहाँ पर है। ये वाला जो आप बेल शेप कर्व देख रहे हैं दोस्तों, जो एक्चुअल वेरिएशन है ना, जो कि फुल लाइन में है, ये मेरा एक्चुअल वेरिएशन है और इसका सेंटर जो है यहाँ पर है। लेकिन ये जो है डॉटेड लाइन में ये है मेरा ऑब्जर्व वेरिएशन, यानी कि यहाँ पर मेरा लोकेशनल एरर हो रहा है। कहने का मतलब है कि सेंटर मेरा है यहाँ पे लेकिन बता रहा है यहाँ पर, यानी कि ये लोकेशन के हिसाब से एरर बता रहा है। इसको हम एक्यूरेसी स्टडी में जानते हैं। मेरा दूसरा स्टडी हो गया दोस्तों, वो हो गया प्रिसीजन एरर, जिसे कि हम स्प्रेड एरर भी कहते हैं। तो मेरा प्रिसीजन एरर में क्या होता दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो है ये है मेरा एक्चुअल प्रोसेस का वेरिएशन, ये जो बेल शेप कर्व बनाया हुआ है। दूसरा वाला जो है ऑब्जर्व, ये डॉटेड लाइन में है, यानी कि एक्चुअल प्रोसेस का जो वेरिएशन है थोड़ा सा नैरो है, और ऑब्जर्व जो वेरिएशन है इसका स्प्रेड ज्यादा है। जितना ज्यादा स्प्रेड है उतना ज्यादा वेरिएशन है। कहने का मतलब है यहाँ पर स्प्रेड ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा बता रहा है, इसे हम कहेंगे प्रिसीजन। हमने देखा था शूटिंग वाले एग्जांपल में कि जितने पॉइंट्स पास में हो उतना प्रिसीजन बेहतर है, जितना बिखरे हुए रहेंगे उतना प्रिसीजन खराब है। होता है और प्रिसीजन होता है। हम इन तीन चीजों को स्टडी करके हम जानते हैं कि मेरे मेजरमेंट सिस्टम में वेरिएशन है कि नहीं है। और एक्यूरेसी के वेरिएशन को समझने के लिए हम बायस और लिनियरिटी स्टडी करते हैं, और स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं कि प्रोसेस का वेरिएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे चल रहा है, इसको जानने के लिए। और प्रिसीजन के वेरिएशन को समझने के लिए हम रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी स्टडी करते हैं। दोस्तों ये जो बायस और लिनियरिटी स्टडी होता है, जो कि हम एक्यूरेसी जानने के लिए करते हैं, इसको टिपिकली हम लोग कैलिब्रेशन में कवर करते हैं। वही दोस्तों अब थोड़ा सा कैलिब्रेशन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कैलिब्रेशन में जैसे कि हमने समझा कि हम बेसिकली बायस और लिनियरिटी स्टडी करते हैं, और बायस लिनियरिटी क्या होता है डिटेल में हम आगे में जानेंगे। जस्ट आप यहाँ पर समझ रहे हैं हम कि द बायस ऑफ अ गेज कैन बी एक्सेस्ड बाय रिपीट मेजरमेंट्स ऑफ ए नोन रेफरेंस यूनिट, यानी कि एक नॉन रेफरेंस यूनिट के रेस्पेक्ट से हम बार बार इंस्पेक्शन करके हम बायस जान सकते हैं, जो कि कैलिब्रेशन में मेरा एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। और लिनियरिटी स्टडी जो होती है मेरी, दिस कैन बी एक्सटेंडेड अक्रॉस द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द गेज इन ए गेज लिनियरिटी स्टडी, यानी कि जो मेरा बायस होता है, बायस को जब मैं पूरे कंप्लीट ऑपरेटिंग रेंज में चेक करता हूं तो होता है मेरा लिनियरिटी। और अगर बायस मेरा जीरो है और थ्रू आउट द मेजरिंग रेंज अगर ये जीरो आया तो हम क्या बोलेंगे, मेरा गेज जो है वो लीनियर। और दोस्तों स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी मेरा बताता है कि मेरा जो गेज है ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका वेरिएशन कितना आ रहा है, स्टेबल है कि नहीं है। यानी कि the stability of the gauge can be accessed by control charting a reference unit। हम कंट्रोल चार्ट इस्तेमाल करके गेज की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इनपुट है, should not routinely recalibrate, instead if reference unit test outside the control limit then recalibrate। यानी कि अब अगर बार बार अगर कैलिब्रेशन कर रहे हैं उससे बेहतर है कि आप उसकी स्टेबिलिटी को चेक कीजिए, यानी कंट्रोल चार्टिंग कीजिए। और कंट्रोल चार्ट में जो आपका रेफरेंस यूनिट कंट्रोल लिमिट से बाहर जा रहा हो तब आप अटेम्प्ट करें रिकैलिब्रेशन करने की, ये ज्यादा लॉजिकल तरीका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मेजरमेंट डिवाइस रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट रिकैलिब्रेशन अटेम्प्ट टू इंप्रूव स्टेबिलिटी। बार बार रिकैलिब्रेशन करवाने की जरूरत पड़ रही है, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम नजर आ रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव कीजिए। आइए दोस्तों आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ डेफिनेशन जानते हैं जो कि एमएसए में काफी पॉपुलरली इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला जो हो गया वो है रिफरेंस वैल्यू। तो रिफरेंस वैल्यू क्या होता है, द थ्योरेटिकल और एग्रीड अपॉन करेक्ट वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग मेजर्ड।
ट्रेसेबल टू सम स्टैंडर्ड। तो दोस्तों रेफरेंस वैल्यू जो होता है वो स्टैंडर्ड का वैल्यू होता है, या वो हाईएस्ट रिजोल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट से लिया गया वो पॉइंट होता है जिससे कि हम कंपेयर करके अपने बायस को कैलकुलेट करते हैं या लीनियरिटी को कैलकुलेट करते हैं। और रिजोल्यूशन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट और यूनिट ऑफ मेजर अवेलेबल फॉर ए मेजरमेंट प्रोसेस, जनरली एट लीस्ट 1/10 ऑफ द स्पेसिफिकेशन रेंज। दोस्तों रिजोल्यूशन का मतलब हो गया वो स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कि हम किसी गेज या इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, वो उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन बता रहा है। जितना रिजोल्यूशन हाई रहेगा उतना वो मैग्नीफाई कर पा रहा है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उतना डिटेल में वो चेक कर पा रहा है। कहने का मतलब है जितना रिजोल्यूशन हाई है उतना उसका लिस्ट काउंट कम हो जाएगा, यानी कि वो कम से कम वेरिएशन को कैप्चर कर पाएगा। और प्रिसीजन क्या होगा दोस्तों? द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और वेरिएबिलिटी बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स और टेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम मेजरिंग द सेम स्पेसिफिकेशन। यानी कि एक ही स्पेसिफिकेशन को आप बार बार जब मेजर करें और वो जो रीडिंग्स आ रहे हैं वो रीडिंग्स एक दूसरे से कितने पास में हैं। आपने शूटिंग वाला एग्जांपल देखा था, वो जो फायरिंग किए जा रहे थे वो जो पॉइंट्स थे एक दूसरे से कितने करीब में हैं, वो मेरा प्रिसीजन बता रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में उसका एग्जांपल का रिलेवेंस क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में मैं जो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ उसको जब मैं चेक करूँ तो वो जो रीडिंग आएंगी वो रीडिंग एक दूसरे से कितने पास में है, क्या सारे बराबर आ रहे हैं, है ना, ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रही है, तो उतना अच्छा प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या हो जाएगा? द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द मेजरमेंट एरर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द रेफरेंस वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिकेशन मेजर्ड। यानी कि दोस्तों मेरा बायस या एक्यूरेसी यहाँ पर हो जाएगा कि मैंने जो बार बार रीडिंग लिया है उसका मैं एवरेज निकालूं, और एवरेज निकालने के बाद में उसको मैं रेफरेंस वैल्यू से या स्टैंडर्ड के वैल्यू से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। जो वैल्यू मेरा निकलेगा वो हो जाएगा मेरा एक्यूरेसी या बायस। इसको डिटेल में एग्जांपल के साथ में हम आगे में और समझेंगे। दोस्तों मेरा बायस क्या हो गया? ये जो है सेंटर देख रहे हैं आप, सेंटर लाइन, ये है मेरा ऑब्जर्व्ड एवरेज। ये इंडिविजुअल रीडिंग नहीं है दोस्तों, और ये जो है मेरा ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू जो हो गया मेरा स्टैंडर्ड का वैल्यू है। तो बायस यानी कि कैलिब्रेशन में क्या होता है? जब कैलिब्रेशन हम इंस्ट्रूमेंट को करते हैं या इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करने के लिए हम आउटसाइड के लैब में भेजते हैं, तो लैब का जो बंदा होता है क्या करता है? वो एक रेफरेंस वैल्यू लेता है। लेट्स से वर्नियर कैलिपर का मुझे कैलिब्रेशन करना है, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया 20 mm का। अब 20 mm में मैंने कैलिब्रेशन किया तो मेरा जो ट्रू वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। लेट्स से मैंने अगर गेज ब्लॉक लिया हुआ है तो गेज ब्लॉक ले लिया 20 mm का। अब मैं इंस्ट्रूमेंट से उस पॉइंट में बार बार रीडिंग ले रहा हूँ। लेट्स से मैंने 5 रीडिंग लिया, 5 रीडिंग लेने के बाद मैं जो उसका एवरेज निकालूंगा वो हो जाएगा मेरा ऑब्जर्व्ड एवरेज। तो ऑब्जर्व्ड एवरेज को मैं जो ट्रू वैल्यू यानी कि जो गेज ब्लॉक के जो रीडिंग है जिसको कि किसी हायर और प्रिसीजन के इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है उसको मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरा निकल जाएगा बायस। यानी कि बायस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एवरेज ऑफ द मेजरमेंट्स एंड द ट्रू वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिले और आप उसको अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो दोस्तों मेरा बायस जो हो गया ट्रू वैल्यू वो मैं ऑब्जर्व एवरेज से सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरा बायस निकल जाएगा। अब ये बायस अगर हो रहा है तो इसके कुछ पॉसिबल कॉजेस भी होंगे। तो पॉसिबल कॉजेस ऑफ बायस क्या क्या हो सकते हैं इसको भी जान लेते हैं। तो मेरे पॉसिबल कॉजेस ऑफ बायस क्या हो जाएंगे दोस्तों? सेंसर नॉट प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड। अगर सेंसर कैलिब्रेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा, सेंसर का इस्तेमाल सही नहीं किया जा रहा होगा, प्रोसीजर यानी कैलिब्रेशन करने का प्रोसीजर अगर सही नहीं होगा, या ह्यूमन के लिमिटेशन जो आदमी कैलिब्रेशन कर रहा है या इंस्पेक्शन कर रहा है उसका लिमिटेशन यानी कि उसको कैलिब्रेशन करने का तरीका या इंस्पेक्शन करने का तरीका ही नहीं मालूम होगा तो आपका बायस एरर आ सकता है। तो ये दोस्तों कुछ पॉसिबल कॉजेस हो गए बायस के। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं दोस्तों लीनियरिटी के बारे में। दोस्तों हमने जाना कि जो बायस होता है वो किसी एक पॉइंट का कैलिब्रेशन में हम कवर करते हैं। यानी कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मेरा वर्नियर कैलिपर है, तो मेरा वर्नियर कैलिपर का जो रेंज है वो 300 mm का है, यानी कि वो 0 से 300 mm तक का इंस्पेक्शन कर सकता है। तो जब मैं उसकी लीनियरिटी चेक करूंगा तो मैं क्या करूंगा? बेसिकली मैं उसको अलग अलग पॉइंट में उसके बायस को चेक करूंगा। यानी कि मैं 10 में चेक करूंगा, 20 में चेक करूंगा, 50 में चेक करूंगा, 100 में चेक करूंगा, 150 में चेक करूंगा। कहने का मतलब इस तरह से अलग अलग पॉइंट में मैं बायस चेक करूंगा
और बायस मेरा अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ गया तो क्या हो गया, मेरा इंस्ट्रूमेंट लीनियर हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आया और दोनों में गैप नजर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर नहीं है। यहां पर आप एक ग्राफ देख रहे हैं, ये मेरा रेफरेंस वैल्यू है और ये मेरा मेजर वैल्यू है। जब मेरा रेफरेंस वैल्यू और मेजर वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, दोनों बराबर चल रहे हैं, तो ये लीनियर है ना। जब दोनों में गैप हो गया तो ये नॉन लीनियर हो गया, यानी कि गेज इज मेजरिंग लोअर देन ट्रू वैल्यू एट हाई एंड। यहां पर क्या हो रहा है, ये जो है यहां तक सही मेजर कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो एक्चुअल है ये उससे कम बता रहा है, नीचे बता रहा है। रेड लाइन मेरा नीचे में है, यानी कि एक्चुअल जो है ब्लू लाइन है, और जो ऑब्जर्व हो रहा है ये नीचे आ रहा है ना। तो ये जो गैप हो गया ये बता रहा है कि लीनियर नहीं है। तो मेरी लीनियरिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लीनियरिटी इज द डिफरेंस इन बायस वैल्यूज ओवर द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द मेजरिंग गेज। यानी कि मेरे कंप्लीट मेजरमेंट रेंज में अगर मैं 300 mm का गेज ले रहा हूं या अगर माइक्रोमीटर ले रहा हूं 0 से 50 तक का है, कंप्लीट रेंज को कवर करते हुए मैं अलग अलग पॉइंट में बायस चेक करूंगा, और वो बायस अगर मेरा 0 आ रहा है हर एक पॉइंट में तो लीनियर है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो नॉन लीनियर। आइए दोस्तों हम समझते हैं डिटरमाइनिंग एंड एक्सेसिंग लीनियरिटी, यानी कि लीनियरिटी को हम कैसे चेक करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं। दोस्तों हमने समझ लिया ऑलरेडी कि लीनियरिटी इज द डिफरेंस इन बायस वैल्यूज थ्रू द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द गेज, है ना। पूरी रेंज में गेज में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं लीनियरिटी। अब यहाँ पर हम जो एग्जांपल देख रहे हैं दोस्तों, आप एग्जांपल देख लीजिए। पहला जो एग्जांपल है ये वाला मेरा, इस एग्जांपल में देखिए कि मेरा जो ऑब्जर्व वैल्यू है ना, 50 mm सेंटर में यहाँ पर आ रहा है। जो रेफरेंस वैल्यू है वो यहाँ पर है, यानी कि रेफरेंस वैल्यू या जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू से जो मेरा ऑब्जर्व वैल्यू है ये डिफरेंस बता रहा है इतना। तो ये बायस जो है यहाँ पर थोड़ा सा कम है, स्मॉलर बायस है। एक दूसरा मैंने रीडिंग लिया, अब ये जो रीडिंग आ रही है यहाँ पर मेरा ऑब्जर्व वैल्यू का जो सेंटर है इससे मेरा रेफरेंस वैल्यू जो है ये 200 mm दूर में है, यानी कि यहाँ पर 200 mm है और यहाँ पर 50 mm है। तो यहाँ पर मेरा बायस जो आ गया लार्जर बायस, ज्यादा बायस बता रहा है, और यहाँ पर मेरा बायस कम बता रहा है, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू जो है उससे रेफरेंस वैल्यू की दूरी यहाँ पर कम है, और यहाँ पर मेरे ऑब्जर्व वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू की दूरी ज्यादा है ना। तो ज्यादा खराब सिचुएशन है, जितनी गैप्स होंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम है।